हेड टू टेल, एक वेक्टर का हेड है जहां पे, वहां से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट हो रहा है। अब हमने क्या किया, क्योंकि ट्रायंगल लॉ है तो ट्रायंगल क्लोज करना पड़ेगा। अब आप बताओ, यहां से यहां के बीच में अगर मुझे एक ट्रायंगल क्लोज करना हो तो तीसरी स्ट्रेट लाइन मुझे लगानी है। क्या कोई और ऑप्शन है आपके पास? क्या ऐसे लगा सकते हैं? बोलो, क्या ऐसे लगा के ट्रायंगल क्लोज हो जाएगा? नहीं नहीं, एक ही ऑप्शन है। इन दोनों पॉइंट, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो अपने आप आपको एक ट्रायंगल क्लोज होते हुए दिखेगा। तो यहां पे कोई चॉइस नहीं, अगर तुमने एक वेक्टर ड्रॉ किया और जहां पे वो वेक्टर का हेड है वहां से सेकंड वेक्टर स्टार्ट करना, बस इतना ही। हेड टू टेल, हेड टू टेल है ना, हेड टू हेड नहीं, टेल टू टेल नहीं, हेड टू टेल। तो हेड टू टेल वाले केस में अगर तीसरी लाइन अब यहां पे ड्रॉ करके मैं इस ट्रायंगल को क्लोज कर दूं तो ये जो थर्ड लाइन है, ये अकेली लाइन इन दोनों के वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही मैं अब आपको दिखा रहा हूं। तीसरी लाइन आ गई, इस लाइन को ही रिजल्टेंट कहेंगे। तो किसी ने कहा ये दो वेक्टर लो और इनको ऐड करके बताओ कि फाइनल जब दो वेक्टर ऐड होके एक बनेंगे तो वो एक वेक्टर कैसा दिखेगा। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐसे ड्रॉ करना है कि ट्रायंगल बन जाए। ट्रायंगल की जो तीसरी लाइन है, बस वही लाइन हमारी रिजल्टेंट है। तो मैंने यहां लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू आर। अब आर का नाम रखते हैं रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट वाला वर्ड समेशन के लिए सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर। अभी दो ही ऐड करना सीख रहे हैं, अगर तीन बोलोगे तो दो को पहले ऐड कर लेंगे, एक आंसर आ जाएगा, उसको तीसरे के साथ ऐड कर लेंगे, यानी सीक्वेंशियली ऐड कर लेंगे। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर सम को कैसे बनाना है थोड़ा थोड़ा सीख दीजिए। एक वेक्टर ड्रॉ करो, उसके हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो, और फिर तीसरा वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे जो क्लोज कर देगा ट्राइंगल, वो रिजल्टेंट आर हो गया। अब इसका वैल्यू यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ निकालेंगे और इसका एंगल यानी इसका डायरेक्शन भी पता लगाएंगे। ठीक है, देखो ये वाला एंगल भी निकालेंगे। अब मैंने क्या किया, इसी समेशन के लिए इसी रूल को, सम ऑफ, एक मिनट, टू और मोर वेक्टर्स, टू और मेरी आवाज अंदर आ, अभी दो ही ऐड करना सीख रहे हैं, अगर तीन बोलोगे तो दो को पहले ऐड कर लेंगे, एक आंसर आ जाएगा, उसको तीसरे के। हाँ, तो हमने क्या करना है, ये टेल टू हेड बोल दो या हेड के आगे टेल लगा हुआ है ऐसा बोल दीजिए। रिजल्टेंट वेक्टर आर का इस तरह से तो डायग्राम दिखने लगेगा, लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे इसके मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। तो मुझे जब दो वेक्टर ऐड करने हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो एक मेथड है ट्राइंगल लॉ, जिससे ट्राइंगल बना के हम आंसर निकाल रहे हैं। बाद में इसका आंसर भी निकालेंगे, मतलब कितना इसका मैग्नीट्यूड है और क्या इसका डायरेक्शन है, ये भी अभी बताता हूं। लेकिन सेकेंड लॉ भी हमारे पास है जो सेम चीज को एक अलग तरीके से दिखाता है, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस पैरेललोग्राम लॉ में हमको पैरेललोग्राम बनाना है, ध्यान से देखते चलना। ये पहले मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया, वेक्टर ए, और उसके टेल से, अब यहां पे देखो कनेक्शन क्या है, टेल विद टेल। आप कहेंगे कि ये टेल्स कह रही हैं हम साथ साथ है, बस टेल्स को एक साथ रखना है। तो दो वेक्टर्स मुझे दिए, मैं ऐसे दोनों को ड्रॉ करूंगा कि दोनों के टेल्स हम साथ साथ हैं। देखो यहां पे आ गया, ये देखो। और फिर क्या करना है, फिर आपको इसको ऐसे क्लोज करना है जिससे कि ये पैरेललोग्राम बन जाए। तो अभी ट्राइंगल नहीं क्लोज करना, तो पैरेललोग्राम के लिए ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और बी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करी। अब देखो ये जो पॉइंट है इसको मैं बोल रहा हूं कॉमन टेल, टेल विद टेल। समझ गए ना, दो डॉग्स हैं, उनके टेल बांध दो आपस में, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भौंक रहे हैं, टेल। फिर उन दोनों के पैरेलल ड्रॉ करके आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया, और पैरेललोग्राम का इनिशियल पॉइंट जो कॉमन टेल है वहीं से एक डायगोनल ड्रॉ किया, वहीं से डायगोनल। ये डायगोनल आपको रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा, यही वाला डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। ये अगर आप देखेंगे कि ये है ए वेक्टर, तो ये भी दिखेगा वेक्टर ए,
दिस इज ऑल्सो वेक्टर ए। अगर ये वेक्टर बी है तो ये लाइन भी विल बी वेक्टर बी, और बीच का रिजल्टेंट आर है। तो आप देखेंगे कि एक ही पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल छुपे हुए हैं। ध्यान से देखो, एक ही पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल छुपे हुए हैं। अगर इस रिजल्टेंट आर को हम ए प्लस बी बोले तो वही रिजल्टेंट आर ऊपर के ट्राइंगल के हिसाब से बी प्लस ए हो जाएगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट आर इज ए प्लस बी एंड सेम रिजल्टेंट आर इज बी प्लस ए। ये वाला रूल हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वेक्टर्स में हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जिसमें अगर सीक्वेंस बदल दें तो भी आंसर सेम आए। देखो नीचे वाले ट्राइंगल में मैंने पहले ए ड्रॉ किया, उसके टेल से बी ड्रॉ किया। अगर आप कहो उल्टा देखें तो अगर पहले बी ड्रॉ करें और फिर उसके जहां पे बी का हेड आ गया वहां से ए का टेल आगे ड्रॉ करें तो भी तो एक ट्राइंगल बन सकता है। आप दोनों ट्राइंगल बना लीजिए तो भी रिजल्टेंट का आंसर सीक्वेंस बदलने से सेम ही आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये दो कर लिया, बी प्लस ए हो या ए प्लस बी। लेकिन अब फाइनली हमें पता क्या लगाना है? ये रिजल्टेंट जो आ चुका है उसका वैल्यू पता लगाना है, मतलब इसका लेंथ क्या है। देखो ए का मैग्नीट्यूड हमें पता है, बी का मैग्नीट्यूड भी हमें पता है, हमको पता लगाना है इसका मैग्नीट्यूड। जो रेड वाला लाइन बनाया वही रिजल्टेंट आर है, आर ए प्लस बी के इक्वल आर है। और इसका रिजल्टेंट का लेंथ पता लगाने के लिए मैं आगे एक फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं। ठीक है, देखना ध्यान से, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए लिख दिया, तो ये जो ए है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। साथ साथ लिखते चलना भाई, साथ साथ लिखते चलना। दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड बी है, यहां पे इसका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ बी है। तो दिस वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ए, दिस वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड बी। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर हेड से हेड अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, हेड से हेड ड्रॉ करेंगे तो पीछे रिवर्स पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पहले हेड से हेड बनाओगे तो टेल से आपको पैरेललोग्राम निकालना पड़ेगा, वो भी दिखा देता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। टेल से टेल स्टार्ट करो। फिर हमने क्या करना है, ऐसे या तो पैरेलल लाइन बना के एक पैरेललोग्राम बना लेना है। ये थीटा जो है, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये भी कल के क्लास में मैंने सिखाया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा वही एंगल होता है जब दोनों के टेल्स एक साथ ड्रॉ करते हैं। तो टेल्स यहां पे ड्रॉ करने के बाद, टेल्स एक साथ आने के बाद हमने यहां पे एंगल थीटा जो देखा, यही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। चलो, अब यहां और यहां पैरेललोग्राम बन गया और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वही रिजल्टेंट हो जाएगा डायगोनल। याद रखिए, जो रिजल्टेंट है और दोनों वेक्टर है, तीनों के तीनों कॉमन टेल से स्टार्ट होते हैं। चलिए, अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं आगे तो यहां पर भी सेम एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल थीटा है तो यहां भी एंगल थीटा बन जाएगा। ये एक्सटेंड कर दिया, यहां एंगल थीटा बन गया। अब आप देखो तो एक छोटा सा डॉटेड ट्राइंगल दिख रहा होगा, उसी में हम लोग परपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, ये जो लाइन है पीएल और क्यूएन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब इस लाइन का वैल्यू भी बी है, ये लाइन का वैल्यू बी है इसका। अब हम लोग इसका बेस और इसके परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे। ट्राइंगल का नाम है क्यू एन एंड एम। इस ट्राइंगल में क्यू से एन की लेंथ का वैल्यू बी है, तो ये वाला लाइन का लेंथ बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है। कॉस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिसका हाइपोटेनियस का वैल्यू बी दिया हुआ है, ये देखो बी है, यहां बी लिख दिया, तो बेस की जगह हो जाएगा, ये बी मल्टीप्लाई कर दिया यहां, बी इंटू कॉस थीटा। तो बेस की जगह लिख दिया बी इंटू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर की जगह सिमिलरली लिख दिया बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा होता है रेशियो सामने वाले यानी परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनियस के लेंथ का रेशियो। बी इधर ले गए तो परपेंडिकुलर का वैल्यू बी साइन थीटा।
यहां पे मैंने लिख दिया बी साइन थीटा, यहां पे हो गया बी कॉस थीटा। देखो अब बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा अगर आ गया तो पी से एक ट्राइंगल बना रहे पी एम एन, एक बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा आपको पी एम एन वाला। इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल का पूरा बेस का एक पार्ट तो ए है और दूसरा बी कॉस थीटा है, परपेंडिकुलर वाला साइड बी साइन थीटा है। तो क्या हम लोग पूरे इस हाइपोटेनियस का वैल्यू यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? हाँ, तो हमने क्या लिखा कि रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड पूरे बेस और पूरे परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ए प्लस बी कॉस थीटा पूरा लेंथ है, ये प्लस कर दिया मैंने, पूरा लेंथ प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। आर का वैल्यू थोड़ी देर सॉल्व करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया है। मतलब ये वाले तीनों टर्म इससे बने हैं और ये अकेला यहां लिखा है। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है। आप थोड़ा ध्यान दो, ये जो ट्राइंगल बना पी से एम का ट्राइंगल बना रहे, पी से क्यू का लेंथ ए है और क्यू से एम का लेंथ बी कॉस थीटा है। फिर ये परपेंडिकुलर का लेंथ बी साइन थीटा निकाल दिया। तो पूरा लेंथ पी से एम का ए प्लस बी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर का लेंथ बी साइन थीटा। ये देखो पूरा छोटे वाले ट्राइंगल का कॉस थीटा साइन थीटा क्या रेशियो लिया। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ट्राइंगल लॉ कब लगाना है, पैरेललोग्राम कब लगाना है? देखो तुम्हारी चॉइस है वैसे तो, लेकिन मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है कि अगर ऑलरेडी दो वेक्टर कॉमन टेल से ड्रॉ करके तुम्हें दे दिए, वहां पे पैरेललोग्राम लॉ वाला ही डायग्राम बनाओ। अगर ऑलरेडी किसी क्वेश्चन में दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो गए हैं, ऑलरेडी हो गए, तो फिर तुम उसको पैरेलली शिफ्ट करके ट्राइंगल लॉ मत बनाओ, वहां पे पैरेललोग्राम लॉ बनाओ। और जहां पर दो वेक्टर्स हेड से टेल ऑलरेडी कनेक्टेड है, मतलब तुम्हारी चॉइस अगर दी है कि दो वेक्टर दे दिए, अब तुमको अरेंज करना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर ऑलरेडी ड्रॉन है तो फिर पैरेललोग्राम और ट्राइंगल लॉ आप बना सकते हैं। हाँ, स्पीड बढ़ा रहे। तो हमारा आंसर हुआ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मिला के 1 कर देंगे तो बी स्क्वायर रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गया। आप बोलेंगे सर बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले कई चैप्टर्स में जहां पे आपको कुछ अलग फिजिकल क्वांटिटी भी मिलेंगे और तुम्हें पता रहेगा कि ये जो नए फिजिकल क्वांटिटी बता रहे सर ये तो वेक्टर ही नहीं है, इनको कैसे ऐड करें, उन क्वांटिटीज को मैं आगे चल के फेजर बोलूंगा और मैं वहां पे आपको बोलूंगा कि यार इनको ऐड करने के लिए वही मेथड लगाओ जो वेक्टर में सीखा था। अब 4-5 चैप्टर के बाद या 10 चैप्टर के बाद ये फॉर्मूला दोबारा वहां पे पूछा जाएगा कि यार इनको ऐसे ही ऐड कर दो जैसे दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं। तो उस समय आपको याद करना, हाँ 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 वेक्टर ऐड करा था और लिखा था ए स्क्वायर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप लोग जहां जहां भी बैठे हो अपने मन में या अपने जोर जोर से जहां पे बैठो, जिस रूम में बैठो, जोर जोर से एक बार चिल्ला के ये फॉर्मूला बोलो, अपने अपने घर में ही बोलो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 3-4 बार बोलिए, जिससे कि ये दिमाग में बैठ जाए। एक और टास्क है आपके लिए, आज जितने भी लोग आपके घर में आए या जाएं या बाहर दिखें, उन सबको यह फॉर्मूला बता देना। सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी फॉर्मूले को याद करने का, किसी भी फॉर्मूले को। देखो अभी आगे आके बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, तो आपको याद करना है कोई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा और घर में छोटा भाई है उसको बता दो, छोटी बहन है उसको बता दो, बड़ा भाई बड़ी बहन है उनको भी बता दो कि देखो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वो उनको समझ में आए या नहीं आए, तुम्हारा प्रैक्टिस हो गया।
तुम अपने पेरेंट को बता दो कि भाई आज हमने फॉर्मूला पढ़ा, बहुत बढ़िया, रिजल्टेंट निकालना दो वेक्टर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे 4-5 बार लोगों को बताइए। कोई सब्जी वाला आया, उसको भी बता दो, सुनो भाई, अगर दो वेक्टर ए और बी हो, एंगल थीटा हो, तो रिजल्टेंट का वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिक्शे वाले को बता दो, सब किसी को भी बता दो, घर में कोई भी हो, ठीक है। आपके मुंह से 5-6 बार एक चीज निकल गई, आपका दिमाग उसको रजिस्टर कर लेगा। याद रखिए, ऑडियो विजुअल ये दोनों हमको इफेक्ट चाहिए होते हैं। जब हम लिखते हैं नोटबुक में कोई चीज, तो हमारा दिमाग रजिस्टर करता विजुअली, और जब हम बोलते हैं कोई चीज, तो भी हमारा दिमाग रजिस्टर करता है ऑडियो वाइज। तो हमारे दिमाग में दोनों तरह की फाइल्स बनती हैं। इसलिए ऑडियो विजुअल मीडियम जो है सबसे बढ़िया मीडियम होते हैं किसी चीज को समझने के लिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं साथ ही साथ लिख भी रहा हूं, जिससे कि आपको डबल फायदा। तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट याद करना है या कोई भी फॉर्मूला याद करना है, आप 4-5 बार बोलिए। कौन सुन रहा उसकी चिंता मत कीजिए, मतलब आपका दोस्त है, उसको आता है या नहीं आता, या आपका कोई रिश्तेदार है, उसको पता है कि नहीं पता, आप बस अपना काम कर दो, ये फॉर्मूला याद कर लो। मैं बच्चों को बोलता हूं ये फॉर्मूला ना नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फॉर्मूले में नंबर भी मिलते हैं ना, नाम बताने के नंबर नहीं होते। ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई तुमसे तुम्हारा नाम भी पूछे तो ये बता दो। 4-10 चैप्टर के बाद आएंगे कुछ चैप्टर्स जिसमें मैं आपको बोलूंगा, अरे यहां पे ये क्वांटिटी ऐड करने के लिए तुम वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाओ, देखो आएगा। तो आपको उस केस में ये फॉर्मूला 10 चैप्टर के बाद भी याद रखना है। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, जब यहां पे हमने दो वेक्टर ऐड किए, ट्राइंगल बना दिया, ये रिजल्टेंट आर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसको एक्सटेंड कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये एंगल थीटा है, यहां एंगल एक अल्फा है, ये लिखा बी कॉस थीटा, इसको लिखा बी साइन थीटा। अब एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, बड़ा वाला, ये P, ये M, ये N। तो P M N वाला ट्राइंगल जो है, इसमें ये एंगल अल्फा है। अब मुझे कोई पूछता है कि ये अल्फा का वैल्यू बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में, आप बोलेंगे बेस हो गया a प्लस बी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर हो गया b साइन थीटा। तो एंगल ऑफ रिजल्टेंट आर विद वेक्टर a tan अल्फा इक्वल टू, बताओ जरा, tan अल्फा का वैल्यू बताना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्मूले से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ध्यान से, आपको याद हो गया होगा। हाँ, एक बच्चा बोला केबीसी से फोन आया तो फॉर्मूला बता दो। बिल्कुल सही, कोई भी नाम पूछे आप फॉर्मूला बता दिए। पड़ोसी आया, बोला बेटे तुम्हारा नाम क्या, बोलो अभी अभी नाम छोड़ो, पहले फॉर्मूला सुनो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आज जबरदस्त फॉर्मूला पढ़ लिया। अपने पेरेंट्स को भी आज बताना ये फॉर्मूला। अब हमने लिखा tan अल्फा का वैल्यू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इसमें ध्यान देने लायक बात क्या है कि ये जो एंगल अल्फा है, ये एंगल r और a के बीच का है। फॉर्मूला ध्यान से देखो, r और a के बीच का ये एंगल r और a। यहां पे फॉर्मूले के न्यूमरेटर में b लिखा है, लेकिन आंसर a के साथ एंगल बता रहा है। अब मैं उल्टा सवाल पूछता हूं, अगर यहां बीटा एंगल लिख दूं और मैं आपको पूछूं, अगर बीटा का आंसर पूछा जाए, विच इज एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर b, एंड उल्टा लिखता हूं मैं नॉर्मल लोगों से, एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर b। यहां पे क्या लिखा, एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर a। ये आंसर जो लिखा a के साथ एंगल बता रहा है अल्फा। अगर b के साथ एंगल पूछा होता तो दो तरीके हैं, एक बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, एक मेथड तो ये है, एक तो ये है। अगर अल्फा पता है तो फिर थीटा से माइनस कर दो। देखो थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ध्यान से देखो, तीन वेक्टर हैं, ए बी है, उनके बीच का एंगल थीटा है, और आर ए है, उनके बीच का एंगल अल्फा है।
और आर बी है, उनके बीच का एंगल बीटा है। आर ए वाले, आर और ए के बीच का एंगल जो अल्फा है वो अंदर का ही एंगल है क्योंकि दोनों टेल एक साथ है। आर और बी का एंगल भी अंदर वाला ही लिखा क्योंकि दोनों हेड एक साथ है। लेकिन ए और बी का एंगल अंदर वाला नहीं लिखा है, बाहर वाला लिखा है क्योंकि टेल से हेड जुड़ा हुआ है। कल जब एंगल लिख रहे थे तो याद होगा आपको, मैंने आपको सिखाया है, कल के लेक्चर को आप फिर से देखना ये वाले पोर्शन को फॉरवर्ड करके, क्या कि अगर कभी भी एंगल पे क्वेश्चन बाजी हो, सवाल पूछा जाए ट्राइंगल में दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो चेक कर लेना दो टेल्स एक साथ हो या दो हेड्स एक साथ हो, वही वाला एंगल बोलना। अगर टेल और हेड साथ में है तो फिर आप आगे एक्सटेंड करके आउटर एंगल बोलना। तो यहां आउटर एंगल थीटा है और थीटा एक्सटीरियर एंगल हो गया अल्फा प्लस बीटा के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा है, तो थीटा माइनस अल्फा करेंगे तो बीटा आ जाएगा। चलिए एक फॉर्मूला इसी हिसाब से और लिख रहा हूं मैं। जैसा फॉर्मूला टेन बीटा का, टेन अल्फा का है, वैसा ही फॉर्मूला टेन बीटा का लिख सकते हैं। जैसा फॉर्मूला टेन अल्फा का है बिल्कुल सेम फॉर्मूला टेन बीटा का, सेम फॉर्मूला, बट ए की जगह बी, बी की जगह ए लिख देना। बस उल्टा लिख दो, उल्टा लिख दो, उल्टा आंसर आ जाएगा। ए की जगह बी, बी की जगह ए, ए की जगह बी, बी की जगह ए। अब बताओ अगर यहां पे ए की जगह बी और बी की जगह ए लिख दूं तो आंसर ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। आप देख लो, आपको लगेगा ये मैंने भिड़ा दिया है, आपको लगेगा अरे सर ये तो ऐसा लग रहा है नकली बना दिया आपने, ए की जगह बी, बी की जगह ए, तो एंगल बी ए की जगह बी के साथ आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पे आर और ए लिखा है, यहां पे आर और बी लिखा है, तो ए की जगह बी ही तो लिखा है, तो हमने अपने पुराने वाले फॉर्मूले में ए की जगह बी लिख दिया, अपने आप सही एंगल पकड़ लेगा। लेकिन क्या हम ये बात प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो एंगल है ऐसे ही आएगा? क्या ये एंगल ऐसे ही आएगा, ये हम प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, अभी मैं करके दिखा दूंगा। लेकिन आप ये फॉर्मूले याद कर लो। क्या क्या फॉर्मूले याद कर लिए? एक, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सॉल्व कर लिया। दूसरा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन का फॉर्मूला सॉल्व कर लिया। लेकिन डायरेक्शन के दो दो फॉर्मूले क्यों लिखे? क्योंकि डायरेक्शन ए वेक्टर के साथ भी पूछा जा सकता है और बी वेक्टर के साथ भी पूछा जा सकता है। तो ए के साथ पूछा तो फॉर्मूले के न्यूमरेटर में बी लिखना है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और अगर बी के साथ एंगल पूछा जाए तो फॉर्मूले में ए से स्टार्ट करना है, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ध्यान से देखो, अगर कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, अब मैं अगर बी को ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दूं, बी को, और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, थोड़ा ध्यान देना, पहले हमने ए को एक्सटेंड कर दिया था, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब मैं कह रहा हूं बी को पीछे एक्सटेंड कर दे, बी को पीछे एक्सटेंड कर दे, थोड़ा ध्यान देना, बी को पीछे एक्सटेंड कर दे और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे। तो ए के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा, और बी के साथ एंगल निकालना है। तो आप ये राइट एंगल ट्राइंगल को देखो जरा, शायद किसी किसी को समझ में आ गया होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यहां पे बी लिखा है, ये बी है और ये ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा, और ये सामने वाला साइड ए साइन थीटा। किसी किसी को समझ में आया? क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ समझ नहीं आया ऐसा बोल रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं, देखो अभी जब ट्राइंगल लॉ कर रहे थे तब मैंने आपको सिखाया कि पहले वेक्टर ए ड्रॉ करो, उसके हेड से वेक्टर बी ड्रॉ करो, और ट्राइंगल क्लोज करने के लिए वेक्टर आर। मैंने ए को एक्सटेंड करा और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ऐसे एक्सटेंड किया था और यहां परपेंडिकुलर। अब बी को एक्सटेंड कर दे रहे, ये बी है, ये ए है, ऐसे बी को पीछे एक्सटेंड कर दो और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब ए के कंपोनेंट करेंगे, ये थीटा है तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, अरे वाह, फोड़ दिया तुम लोग ने, बहुत बढ़िया, चकदे फट्टे हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए
अब मैं आपको दो चार डायग्राम केवल दिखा रहा हूं, इसको ड्रॉ नहीं करना है, केवल देखना है कि क्या दो वेक्टर के बीच में एंगल बदलने से आपको रिजल्टेंट का आंसर बदलते हुए दिख रहा है कि नहीं। ये डायग्राम मैं इसलिए बना के लाया हूं कि विजुअलाइज हो जाए। फिजिक्स में जितना इमेजिन हो जाएगा उतना मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल इंक्रीज करेंगे तो फिर उनका जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज होने लगेगा। आप देखो पहले दोनों वेक्टर बिल्कुल चिपके हुए थे, सेम डायरेक्शन में थे, तो रिजल्टेंट भी बड़ा था। जैसे ही एंगल इंक्रीज करेंगे रिजल्टेंट थोड़ा ऐसे खुलने लगेगा, डायगोनल थोड़ा छोटा होने लगेगा। देखो जैसे ही मैंने थोड़ा सा ओपन किया तो डायगोनल अब छोटा हो गया, और एंगल ओपन करेंगे डायगोनल और छोटा हो जाएगा। देखो और एंगल ओपन किया डायगोनल और छोटा हो गया, फिर और एंगल ओपन करेंगे डायगोनल और छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा और ओपन करेंगे तो डायगोनल बड़ा छोटू। अब बताइए ये दोनों वेक्टर्स जो थे, एक ए है एक बी है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन ये रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट ऐसे सेम आ रहा है, और ये वैल्यू भी बहुत स्मॉल हो गई। ठीक है, चलिए एंगल और इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज कर दिया, अब फिर से बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये एंगल अलग अलग। चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं, जो अभी फॉर्मूला सीखा उस पर बेस्ड सवाल है। अगर आप लोग के पास पेन पेपर है फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। पेन पेपर तो हो गई, आप सारे नोट्स भी तो ले रहे हो। इसका क्वेश्चन अगर नोट कर पा रहे हो फटाफट तो करो, नहीं तो मत करो। आप सिंपल वैल्यूज को नोट करो। एक वेक्टर का वैल्यू है 5, दूसरे वेक्टर का वैल्यू है 3, और उनके बीच का एंगल थीटा है 60 डिग्री। फॉर्मूले को चेक करते हैं। आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 25 प्लस 9 प्लस 15 विच इज √49। क्या आंसर आया? 7। ठीक बात, आगे बढ़ते सीधा फॉर्मूला यूज किया। ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया नहीं है, हालांकि दोनों का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया है। देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ध्यान देना, एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री पर है, ये 20 डिग्री पर, और दूसरा इसी एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री पर है, इसी एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री पे है। तो बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल हुआ? एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। तो हमारे रिजल्टेंट का आंसर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 होता है 0, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज 30। बहुत सिंपल है। आपको ये ट्राइंगल बहुत फेमस भी होता है, 5 और 12 का स्क्वायर 13 होता है, ये बहुत फेमस फैक्ट भी है। इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अगर नहीं पता था तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ रहे, लेकिन अगला सवाल अच्छा है, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, लेकिन फास्ट सॉल्व करेंगे, है ना। आगे बढ़ रहे हैं, देखो। नहीं, ये तो इजी सवाल है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाल दिया, लेकिन इजी है। जरा पढ़ लेते हैं। पढ़ना है, केवल नोट नहीं करना है, इस क्वेश्चन को नोट नहीं करना, क्योंकि ये नोट्स आपके पास अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। चलिए मैं सामने से हटता हूं। कैन रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर बी 0? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। कैन रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर बी 0? ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको डाला। इतना इजी सवाल आया है एक बार।
लेकिन बहुत पुरानी बात है, 20 साल पहले। बताओ, कैन रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बी जीरो? दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा? अभी नेक्स्ट सवाल में लेवल अप हो जाएगा। कब होगा? हाँ ठीक है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। चलिए, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट है, कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आया हुआ है इसलिए मैंने कर दिया। चलिए ये वाला करते हैं। ये वाला पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। यानी रिजल्टेंट का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मिला के 18 है। मैग्नीट्यूड ऐड करें तो 18 है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। 12 है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 12 है। क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये दोनों फोर्सेस ऐड करें तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो जा रहा है। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि यहां पे क्वेश्चन नीचे आएगा। 4 ऑप्शंस दे दिए हुए हैं। रिजल्टेंट का आंसर 0 पे डबल हो जाएगा। अगर पिछले सवाल की बात करें तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन थीटा 0 पे क्या होगा? रिजल्टेंट का डायरेक्शन थीटा 0 पे सेम डायरेक्शन हो जाएगा। यानी कि एक वेक्टर ए अगर एक्स एक्सिस में है और दूसरा वेक्टर बी भी एक्स एक्सिस में है और दोनों का एंगल 0 है तो रिजल्टेंट भी एक्स एक्सिस में ही चलेगा। ऐसा सवाल बच्चे ने पूछा। चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे को दो फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। 4 ऑप्शंस है। पहला, इसमें लिखा है कि अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है तो हमने मान लिया, देखो, लेट स्मॉलर फोर्स बी x, then larger force B 18 माइनस x। ये कोई समझे? लिखा है कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं जिनका वैल्यू ऐड करने पर 18 आता है। मतलब एक का वैल्यू x मान लिया, दूसरे का वैल्यू 18 माइनस x हो गया। दूसरा यह भी लिखा है कि x का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री बना रहा है 12 के साथ। तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया x, उसके परपेंडिकुलर में दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया 12 वाला। इधर एरो बनाते, इसका एरो इधर 12। और जो थर्ड वेक्टर है वो है रिजल्टेंट वाला, वो ऐसे बनाते। थर्ड वेक्टर वो रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट तो ये, दिस इज रिजल्टेंट 12, दिस वेक्टर इज x एंड द थर्ड वेक्टर विच इज, देखो ये दोनों ऐड कर रहे हैं, 18 माइनस x और x ऐड करके 12 बन रहे हैं। बट राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हें पता है कि जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमारा रिजल्टेंट वाला वेक्टर है, ये हमारा छोटा वाला वेक्टर है, ये हमारा बड़ा वाला वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर ऐड होके तीसरा वेक्टर बन रहे हैं। ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, यानी 18 माइनस x और x वाले वेक्टर ऐड होके 12 बन रहे हैं। लेकिन इस राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल कभी हो तो लार्जेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं या x का वैल्यू इधर से सॉल्व करने की कोशिश करूं, यहां रखूं, तो x का वैल्यू 5 रखने से
18 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगर केवल क्रॉस चेक कर ले तो भी आंसर आ जाएगा। बोलो, ये भी थोड़ी देर पहले लिखा था। तो अगर चारों में से एक एक वैल्यू ले और x को स्मॉलर वैल्यू माने तो x की जगह 5 रखते ही आंसर मैच कर जाएगा। करेक्ट है। तो 4 ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसी में से वैल्यू यूज कर लो। मुझे पता है, ये भी है कि ये वाला ऑप्शन तो गलत ही है क्योंकि इसमें तो दोनों का सम 17 हो रहा है। ये वाला ऑप्शन में चेक कर सकते थे, लेकिन अगर मैं चेक भी करूंगा तो वैल्यू कुछ और आएगा। राइट, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर दो वेक्टर आई जे के फॉर्म में हो, जैसे एक वेक्टर ए है, मान लो उसका वैल्यू है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और कोई वेक्टर बी है जिसका वैल्यू है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अगर ऐसे दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप सिंपली सेम डायरेक्शन वाले को ऐड कर दीजिए वैल्यू टू वैल्यू। ये भी नोट कर लो, बहुत सिंपल बात है, बस इसको दिमाग में रखना। तो आप देखेंगे कि वेक्टर्स अगर आई जे के फॉर्म में होते हैं तो उनको ऐड करना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेक्टर का रिजल्टेंट थीटा इक्वल टू 0 पे क्या होगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा 0 नहीं होगा बच्चे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ही है थीटा का वैल्यू पाई, तो पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा आपको फॉर्मूले में। पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा। फाल्गुन गेरा कह रही है कि आप पैरेललोग्राम से पिछला वाला सवाल कर सकते हैं। क्या हम पैरेललोग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पैरेललोग्राम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे कि मैंने एक वेक्टर बनाया ये 5 और दूसरा वेक्टर बनाया ऐसे और तीसरा वेक्टर बनाया 13 वाला, ऐसे बनेगा पैरेललोग्राम। प्रीवियस क्वेश्चन में अगर पैरेललोग्राम बनाए तो ऐसे 5, 12 एंड 13 ऐसे पैरेललोग्राम बन गए। ये 12, 13 एंड 5, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, तो इन ऐसे बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री दिया है। अगर कोई भी एक वेक्टर, तो ट्राइंगल बनाना ज्यादा फायदे वाला होता है क्योंकि 90 डिग्री में कोई भी दो वेक्टर चले जाएंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना रिलेटिवली बड़ा इजी होता है। चलिए ये लिख लिया। अगर मैं आपको कहूं कि ए और बी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, हाउ डू वी राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ए? तो हमने लिखा अंडर रूट ऑफ जो भी आई कैप में है उसका स्क्वायर, जो भी जे कैप में है उसका स्क्वायर, और जो भी के कैप में है उसका भी स्क्वायर कर दो। देखो एग्जाम्पल बोलता हूं, वेक्टर ए है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पूछा गया है फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। जरा सॉल्व करो, आंसर बताना है भाई। नंदन, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी, भयंकर भयंकर स्पीड से, रॉकेट की स्पीड, फटाफट। ऐड करना है, बहुत ही लल्लू तरीका है। कैसे ऐड कर दो, आई से आई, जे से जे, के से के। हमने इसको ऐड कर दिया, 2 में से -1 ऐड करेंगे तो आई कैप बचेगा। ये ऐड कर रहे, ऐड -3 में प्लस जे ऐड करा तो -2j बचेगा।
k से k ऐड करा तो 2k बचेगा। ये हमारा आंसर हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड हुआ a प्लस बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4 3। आपको ये पता चल गया कि आई जे के में वेक्टर दिया रहता, मतलब फ्री का सवाल है। वो बोल ही रहे, दूर से बोल रहे हैं कि सॉल्व करके इसको खत्म करो। आई जे के वाला सवाल आ जाए तो पहले उठ के नाचने लगो, क्योंकि आई जे के वाले क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा आसान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन अभी बहुत सिंपल चल रहा है। ठीक है, जो पढ़ाई का आपका तरीका है उसको भी थोड़ा थोड़ा हम लोग बताते जाएंगे कि कैसे कैसे फोकस बढ़ाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे जैसे बहुत लेट नाइट स्टडी नहीं करना चाहिए, थोड़ा दिन का टाइम ज्यादा यूज करना चाहिए, कैसे उसको और यूज करेंगे उसके बारे में भी धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या करना है, आपको हर दिन के नोट्स अच्छे से बनाने हैं और आपको जो क्वेश्चंस डीपीपी में दिए वो भी करने हैं। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी का, अभी फिजिक्स में एनसीईआरटी को थोड़ा पढ़िए। चैप्टर नंबर 4 में वेक्टर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 4 में, वहां पे जाइए। चैप्टर नंबर 4 से एनसीईआरटी से वेक्टर को ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपोनेंट, इतना चीज हमको पहले आना चाहिए। कैसे दो वेक्टर ऐड कैसे हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं और उनके कंपोनेंट कैसे ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे एक टर्म और लिखता हूं मैं कि इफ वेक्टर ए इज गिवन एज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और अगर a का मैग्नीट्यूड निकालें तो हो जाता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का रूट। तो एक टर्म है जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए को आई के जे कैप और के कैप में ही लिखना है, बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर आ गया। ये पहले लिखना चाहिए था लेकिन अभी मैंने लिखा दिया, इसको भी आप याद कर लेना। याद क्या, बहुत सिंपल है। किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ठीक है, इसीलिए आपको ना नोट्स का कॉपी भी दे रहे हैं, जिससे कि नोट्स अगर कोई छूट जाएगा तो आप उसको अपने क्लास के बाद एक बार रीडिंग करते हुए नोट कर लेना। तो इसको जरा आप नोट कर लो। हाँ रवि, यहां पे यही डिस्कशन हो रहा है कि अगर आप नोट्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के बाद एक बार रिवाइज वैसे भी करना होता है सारे नोट्स को, तो उस समय पीडीएफ को लो, साथ में रखो, और जो कहीं कुछ छूट गया है उसको हम लोग साथ ही साथ रिवीजन प्रोसेस, मतलब 5 मिनट लगाना चाहिए। नोट्स को दोबारा भी पढ़ लो, कहीं कोई छूट गया है, कहीं कोई मिस्टेक लग रही है, उसको दोबारा भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। अब ये भी मैंने 2-4 डायग्राम बना के लाए हैं। अगर कोई बुक ऑलरेडी है तुम्हारे पास जिसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, मतलब मेरी तरफ से मना नहीं है बुक पढ़ना। जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं उतना फायदा होता है। तो आपके पास अगर एचसी वर्मा है, खरीदना नहीं है, क्योंकि हम लोग जो नोट्स दे रहे हैं उसमें सब चीजों का बेस्ट मटेरियल हमने मिला दिया है, तो आपको अभी परचेज नहीं करनी चाहिए। अगर यू हैव द बुक्स, एचसी वर्मा है या डीसी पांडे है या कोई और भी बुक है, कोई भी बुक है, यूनिवर्सिटी फिजिक्स है, कोई भी है, पियर्सन, कोई भी, तो आप क्या कर सकते हैं, उन बुक से पढ़ सकते हैं। बट अभी खरीदो नहीं, क्योंकि सारे नोट्स जो अभी आपको मिलेंगे उसमें सब धमाका है। तो आपको फिर ऐसा लगेगा अरे हमने बेकार में पैसा वेस्ट कर दिया, हमारे पास तो ये सारा माल अलग से सर ने दे दिया, भैया ने दे दिया, तो उसको हम लोग देंगे आपको, है ना। चलिए, यहां पे डायग्राम जो चल रहा है उसको केवल देखना है, 2-4 स्लाइड्स है, कि अगर मैं केवल एक चीज नोटिस करना कि ये दोनों वेक्टर्स को ध्यान से देखो, अगर ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे तो इनके दोनों साइड के एंगल भी अलग अलग होंगे, क्योंकि यहां से एक बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट हम लोग याद करने वाले हैं। देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। अगर एक साइड का लेंथ, एक वेक्टर को हम बड़ा रखें दूसरे से, तो उस साइड का एंगल छोटा भी होता जाएगा। देखो, ए को बड़ा कर दिया, अल्फा छोटा हो गया, ए को बड़ा कर दिया, अल्फा और छोटा हो गया।
इसको नोट नहीं करना है, केवल समझना है। मैंने जो डायग्राम बना रहा हूं उससे मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो वेक्टर्स अगर आपको दिए जाएंगे तो रिजल्टेंट उनके बीच में से जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा ना ना ना, ऐसा नहीं कहा। जो साइड बड़ी है यानी कि जो वेक्टर बड़ा है रिजल्टेंट उसके नजदीक होगा, और जो छोटा है उससे ज्यादा एंगल पे होगा। तो अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दे दूं, एक वेक्टर बड़ा है और दूसरा वेक्टर छोटा है, तो आप जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो आप कहेंगे भाई ये जो हमारा रिजल्टेंट आया ये बड़े वेक्टर से कम एंगल पे है और छोटे वेक्टर से ज्यादा एंगल पे। इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इससे तुमको ये आइडिया लग जाएगा कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो रिजल्टेंट फिर दोनों साइड से इक्वल एंगल बनाएगा, बिल्कुल आइसोसेलेस ट्राइंगल की तरह बात होगी, दोनों साइड बराबर बराबर एंगल। चलो इस रिजल्ट को जरा सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए मेक एंगल थीटा विद ईच अदर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अगर मैंने बोला एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, लेकिन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के ही बराबर है, तो ए का मैग्नीट्यूड भी ए है और बी का मैग्नीट्यूड भी ए है, तो रिजल्टेंट का जो आंसर है वो कितना है। उनके बीच में यहां थीटा एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। मैंने ज्योमेट्री से ही सॉल्व कर रहा हूं, वेक्टर के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ज्योमेट्री से सॉल्व करें। ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल 90 है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, थीटा 90 माइनस थीटा। यहां एंगल 90 डिग्री ले लिया है, ठीक है, बिल्कुल सही, 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो बताना मुझे, अगर ये एंगल थीटा है और यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो रिजल्टेंट का दोनों साइड से एंगल बराबर होगा, तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बाई 2। यहां भी एंगल थीटा बाई 2 लिख दिया, यहां भी एंगल थीटा बाई 2 लिख दिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला लेंथ हो जाएगा a cos थीटा बाई 2 और ये लेंथ भी हो जाएगा a cos थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट का जो पूरा आंसर है वो ज्योमेट्री से सॉल्व होके r का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। रिपीट करते हैं, देखो अगर एक ऐसा मैंने ट्राइंगल बनाया जिसमें ये साइड भी a है ये साइड भी a है, तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, मतलब दोनों साइड इक्वल लेंथ के हैं। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक साइड का एंगल थीटा बाई 2 हो तो दूसरे साइड का भी थीटा बाई 2 का, हमने इनको थीटा बाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहां से एक्सटेंड करने पर ये जो वेक्टर के बीच का एंगल है a होता है। देखो ये वेक्टर a है, उसके हेड को एक्सटेंड कर दो और वेक्टर बी ड्रॉ करो तो उनके बीच का एंगल थीटा है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों एंगल का सम होता है, तो अगर ये अल्फा और बीटा होते तो अल्फा प्लस बीटा थीटा होता, लेकिन ये दोनों एंगल बराबर है क्योंकि ये दोनों साइड्स भी बराबर। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड अगर इक्वल होती हैं तो उनके नीचे एंगल भी इक्वल होते हैं, करेक्ट है क्या। यहां पे और यहां पे एंगल दोनों इक्वल हैं क्योंकि साइड्स इक्वल है, और दोनों एंगल मिला के थीटा है, तो ये दोनों एंगल आधे आधे हो गए, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, मतलब इस साइड पे परपेंडिकुलर, तो ये वाला लेंथ अगर राइट एंगल ट्राइंगल देखे तो a cos थीटा बाई 2 है, और यहां से यहां तक का लेंथ भी a cos थीटा बाई 2, ये पूरा लेंथ r है, तो r का आंसर 2a cos थीटा। आप राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा साइन थीटा बना सकते, ठीक है, 2a cos थीटा बाई 2, इसको भी रखो दिमाग में क्योंकि ये बहुत बार आएगा, बहुत बार
दो वेक्टर बहुत बार सेम उसके होंगे, मैग्नीट्यूड के होंगे। बहुत बार सर्कल में ही पार्टिकल चलेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और पार्टिकल एक ही स्पीड से चलेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अलग होगा। तो पहले अलग होगा, बाद में अलग होगा। अगर उसमें कुछ ऐसा वैल्यू पूछा जाए कि दो वेक्टर ऐड करने हो, तो हम लोग कहेंगे भाई ये दोनों वेक्टर का सम ऐसे ही इक्वल 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैं केवल ड्रॉ करके बता रहा हूं, केवल ड्रॉ करके बता रहा हूं। अच्छा, एक बच्चे कह रहा है कि मुझे एंगल समझने में दिक्कत आ रही है। एंगल आप ध्यान दो, अगर हम लोग दो वेक्टर को कॉमन टेल से बोले, टेल मतलब हम साथ साथ हैं, टेल बोले हम साथ साथ हैं, तभी उनके बीच का एंगल थीटा दिखाई देता है। लेकिन अगर वेक्टर को, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करके ड्रॉ किया, तो एक्सटेंड करने पर थीटा बनाना पड़ता है। तो एक्सटेंड करके थीटा आएगा, एक्सटेंड करेंगे तभी थीटा दिखेगा, वरना एंगल दोनों वेक्टर के बीच का नहीं होता। एंगल थीटा वही होता है जो एक्सटेंड करके आगे दिखाई देता है। ठीक है, 2 की जगह √2 आएगा ऐसा बोल रहे बच्चे। नहीं भाई, 2 आएगा। ये भी a cos थीटा बाई 2 है और ये भी a cos थीटा बाई 2 है, तो दोनों a cos थीटा बाई 2 सेम डायरेक्शन में ऐड कर दिया तो 2a cos थीटा बाई 2। दूसरी बात है कि ये अगर एंगल थीटा है बाहर, तो अंदर वाले दोनों एंगल का सम है ये एक्सटीरियर एंगल। ये भी एक बार हमने, मतलब ये भी ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है कि ये जो बाहर वाला एंगल थीटा है वो अंदर वाले दोनों एंगल का सम होता है। ठीक है, हाँ, √2 नहीं आएगा भाई। इसको हम रिजल्टेंट के फॉर्मूले से करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्वेश्चन में लिखा है कि वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को a लिख देता हूं। तो a² प्लस a² प्लस 2aa cos थीटा। आंसर चला 2a² प्लस 2a² cos थीटा। इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, तो 2 कॉमन लिया, a बाहर लिया, 1 प्लस cos थीटा। टू इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। ये 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पे इसको यूज कर लिया, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। नहीं, वो तो फॉर्मूले में ही था भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये तो फॉर्मूला ही था। बोल रहे दो वेक्टर के बीच में थीटा से 180 से ज्यादा एंगल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो वेक्टर को एक साथ ड्रॉ करोगे तो स्मॉलर एंगल को ही थीटा बोलते हैं भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता अगर ज्यादा आ गया तो। देखो एक बार और देखो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं इसलिए कुछ मैथमेटिकल बातें भी लगानी पड़ेंगी इसी में। r इज √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। a² प्लस a² हो गया 2a², मैंने पूरे में से a को कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 1 प्लस cos थीटा, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 इंटू 2 के ऊपर रूट लगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2a cos थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके।
अब हम लोग जरा पॉलीगन लॉ का एक डायग्राम देख रहे हैं, इसको ड्रॉ नहीं करना है, केवल आपको समझना है। मैं इसमें ट्राइंगल लॉ से प्रूव भी कर दूंगा। ध्यान से देखते चलना। ये देखो, एक वेक्टर ए है, उसके आगे वेक्टर बी है, फिर उसके आगे वेक्टर सी है, फिर डी है। ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिनको मान लो 4 वेक्टर्स मुझे ऐड करने हैं। अभी 2 वेक्टर ऐड कर रहे थे तो ट्राइंगल बना रहे थे, अगर 4 वेक्टर ऐड करेंगे तो फिर 4 वेक्टर का एक पेंटागन बन जाएगा। और पेंटागन फिर हम लोग बोलेंगे उसको पॉलीगन लॉ। 6, 7, 10 वेक्टर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कितने भी वेक्टर ऐड कर सकते हैं। तो करना क्या है, जैसे ट्राइंगल लॉ ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ करना है, वैसे ही चलेगा। आराम आराम से समझो। पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहां पे देखो मैंने वेक्टर ए ले लिया, उसके हेड से वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे। देखो वेक्टर बी किसका आया, वेक्टर बी को उसके हेड से ड्रॉ किया। तीसरा वेक्टर सी शिफ्ट करेंगे और बी के हेड पे लगा देंगे। ऐसे ही चौथा वेक्टर डी सी के हेड पे लगा देंगे। यानी कि सारे वेक्टर एक के आगे एक सीक्वेंशियली ड्रॉ कर देंगे। तो बताओ फर्स्ट वेक्टर से लास्ट वेक्टर के बीच में जो जगह बचेगी उस पे एरो ड्रॉ करके ये पूरा पॉलीगन क्लोज कर देंगे। तो जैसे ये जो आखिरी साइड बनाई, वो आखिरी साइड को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि पूरा का पूरा रिजल्टेंट हो जाएगा। अब ये रिजल्टेंट का मतलब हमको कैसे पता यही रिजल्टेंट हो जाएगा? ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से यहां तक यानी ए से बी को ज्वाइन करूं तो एक ट्राइंगल दिखेगा आपको। ये देखो, ए से बी को ज्वाइन करूं तो एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में ये जो तीसरा वाला साइड है, ये साइड रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी है, मतलब ये वाला लेंथ ए प्लस बी है, ए प्लस बी। फिर इसमें एक वेक्टर सी ऐड हो रहा है, तो यहां पे तीसरा वाला जो हमने डायगोनल बनाया, ये जो साइड बनाई, ये साइड ए प्लस बी और फिर प्लस सी है, यानी ये वाली साइड ए प्लस बी प्लस सी है। और ए प्लस बी प्लस सी वाले साइड के आगे डी साइड लगा है, यानी कि एक नया ट्राइंगल हो गया। अब देखो ये वाला ट्राइंगल को ध्यान से देखो, तो इसमें एक साइड ए प्लस बी प्लस सी है और तीसरी साइड डी है। तो ये जो थर्ड साइड इसकी हो गई, ये अपने आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आप ऐसे ट्राइंगल के आगे ट्राइंगल अटैच करते जाइए तो आपको दिखेगा हाँ पॉलीगन लॉ में भी तो आंसर आ रहा है। मतलब ये आपको रियल लाइफ में ऐसे ही मिलता है कि आप घर से निकले, पहले एक मार्केट में एक शॉप में गए, पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर वहां से कुछ सामान खरीदा और दूसरे शॉप में गए तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर वहां से कुछ सामान खरीदा और तीसरे शॉप पे गए और वहां मोमोज खा रहे हो तो वो तीसरा पोजीशन हो गया, तीसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब पूछा जाए घर से कितना डिस्प्लेस्ड हो, तो आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन कर दो। तो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स विल बी फाइनल वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसमें करना क्या है, एक इनिशियल पॉइंट से जो भी वेक्टर मिलता जाए उसको एक के आगे एक के आगे एक ड्रॉ करते जाइए, और फिर पॉलीगन क्लोज करने के लिए एक जो फाइनल साइड बनाएंगे वही साइड हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर इफ हेड ऑफ लास्ट वेक्टर comes back to coincide with tail of first vector, then resultant is zero, null vector। ध्यान से देखो, अगर मान लो एक वेक्टर के आगे दूसरा लगाया, दूसरे के आगे तीसरा लगाया, और तीसरे के आगे चौथा लगाया, और चौथे के आगे पांचवा लगाया, और लौट के वहीं आ गए जहां से चले थे, तो क्या इन 5 वेक्टर का सम क्या बता सकते हैं कितना है? अगर वी कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सबका सम इस डायग्राम में क्या हो जाएगा? तो आपको यह भी दिमाग में आ गया कि अगर पहले से ही क्लोज डायग्राम बन जाए, जैसे बोला 4 वेक्टर को ऐड करो और चारों को तुमने एक के बाद एक लगाया और वहीं आ गए जहां से चले थे, तो चारों का सम 0, चारों वेक्टर्स का सम 0। अगर 5 वेक्टर का सम 0 तो सम 0। इफ यू कम बैक, इफ हेड ऑफ लास्ट वेक्टर कम्स बैक टू कोइंसाइड विद टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन रिजल्टेंट इज 0। बिल्कुल सही बात, ठीक है।
अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अभी तक सीख लिए हैं, उसको मैं फटाफट सामने से निकाल दे रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होगी, सर क्या क्या पढ़ा दिया, उसको जल्दी से देख लेते हैं। अगर दो वेक्टर सामने लगाएंगे, ऐड करेंगे तो कॉम्यूटेटिव होगा, यानी a प्लस बी और b प्लस ए सेम हो जाएगा। दूसरा है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल एंड एंगल 0 है, देखो मैक्सिमम, और मैक्सिमम आंसर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जैसे 10 और 8 को ऐड कर रहे हैं तो मैक्सिमम आंसर 18 आएगा, 18। तीसरा पॉइंट ये भी हम लोग सब पढ़ चुके हैं, अगर वेक्टर एंटी पैरेलल हुए तो मिनिमम आएगा आंसर, मिनिमम आएगा उनके समेशन का मैग्नीट्यूड, और वो आएगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, यानी कि डिफरेंस। बड़े वेक्टर को छोटे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से माइनस कर दो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बिल्कुल वैसे ही। अगर 10 मीटर आगे गए और 8 मीटर पीछे आ गए तो आपको मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 2 मीटर का। ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अभी अभी हमने लिखा था कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर में बीचों बीच चलेगा। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में चलेगा। यहां पे ये डायग्राम देखो, थीटा थीटा बिल्कुल बीच में। और इसका आंसर हमने बनाया अभी अभी कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो आंसर 2p cos थीटा बाई 2, 2p cos थीटा बाई 2, 2p cos थीटा बाई 2। तो ये स्लाइड्स बस देख लो, क्योंकि नोट्स में अभी आ जाएंगे, इनको नोट नहीं करना है, केवल ये पुराना जो पढ़ा चुके हैं उसके बारे में बात हो। अब आज का जो एक पॉइंट और हम लोग सीख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्योंकि देखो अगले चैप्टर में यानी काइनेमेटिक्स में जाने के लिए हमको वेक्टर में 3 प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। पहला, कैसे ऐड करते हैं, दूसरा कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और तीसरा कैसे दो वेक्टर्स का कंपोनेंट, मतलब किसी भी एक वेक्टर का 2 या 3 डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखेंगे, उसके साथ साथ अभी ऐड और सब्ट्रैक्शन के कुछ सवालों की प्रैक्टिस क्लास में ही करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मुझे एक वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर बी दिया है, और पूछ रहा है कि इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो। पहले क्या करा था, एक वेक्टर ए दिया था, एक बी दिया था, बोला था इनको ऐड करो। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया और उसके हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया और फिर ट्राइंगल क्लोज किया था, तो रिजल्टेंट आ गया था ए प्लस बी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी को माइनस करो, तो मैंने पहले ए ड्रॉ किया, अब उसके आगे मैं बी ड्रॉ करूंगा। अगर बी ड्रॉ करूंगा तो फिर हमको जो आंसर मिलेगा, जैसे ए ड्रॉ किया और उसके आगे बी ड्रॉ किया, अब इसको क्लोज करेंगे तो ए प्लस बी आएगा। तो हम क्या चाहते हैं, बी नहीं ड्रॉ करना चाहते। तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर मुझे पूछोगे ए माइनस बी तो हम कर देंगे ए प्लस माइनस बी। अब ये बी को माइनस बी कैसे बनाएंगे, अगर कोई वेक्टर बी दिया है तो माइनस बी बिल्कुल उसका अपोजिट वेक्टर हो जाएगा, इसको हम घुमा लेंगे। तो आप ध्यान से सुनो, किसी ने बोला येलो वेक्टर है, येलो वेक्टर बी, इनको सब्ट्रैक्ट करो। तो हमने क्या किया, बी को चुपचाप पलट दिया, उसका नाम हो गया माइनस बी। और हम ए और बी को ऐड नहीं करेंगे, ए और माइनस बी को ऐड करेंगे। तो आप बताइए, जब ए वेक्टर ड्रॉ किया उसके हेड से मैं अगर माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर दूं और फिर ट्राइंगल क्लोज कर दूं, तो ये जो आंसर आएगा सी, मान लो इसको मैं सी बोल देता हूं, तो ये जो सी आंसर आएगा ये ए और माइनस बी का सम आ जाएगा। लेकिन ए और माइनस बी का सम ही ए माइनस बी। आप समझ रहे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, हमें दो वेक्टर ऐड करना तो आता है लेकिन दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता। तो हमने ऐड करने के मेथड पे ही सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट लगा देंगे। फिर से समझो, अगर एक वेक्टर दिया और दूसरा दिया, बोला इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो मैंने क्या किया, दूसरे को पलट के अपोजिट कर दिया और पहले वाले वेक्टर के साथ ऐड कर दिया। तो हम यूज करेंगे रिजल्ट ऐड करने वाला, लेकिन ए और बी को ऐड नहीं करेंगे, ए और माइनस बी को ऐड करेंगे। और माइनस बी हम बनाएंगे, हमें क्वेश्चन दिया जाएगा बी, ए दिया जाएगा और बी दिया जाएगा, ए और बी, ए एंड माइनस बी को ऐड कर देंगे। तो मैंने यहां पे ए और बी को पैरेललोग्राम की तरह बनाया, लेकिन बी के जगह अभी साथ में यहां माइनस बी बना दिया। अब हम ए और बी का पैरेललोग्राम नहीं बना रहे, ए और माइनस बी का पैरेललोग्राम बना रहे हैं।
ये आ गया रिजल्ट। ये रिजल्टेंट को अब हम लोग a माइनस बी कह रहे हैं, ठीक है, a और माइनस बी। अब जब b की जगह माइनस बी रखेंगे तो हमारा जो पुराना रिजल्ट ऐड करने वाला है उससे आंसर आने लगेगा। लेकिन कैसे, b की जगह माइनस बी रखने से क्या होता है, देखो, अगर कोई वेक्टर माइनस बी है तो उसका मैग्नीट्यूड तो b के बराबर ही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट टू बी होगा। डायरेक्शन अपोजिट टू बी होने की वजह से जो फॉर्मूला हम लोग पहले यूज करते थे उसमें ए और बी के बीच का एंगल थीटा लेते थे, लेकिन अब की ए और माइनस बी के बीच का एंगल लिखना पड़ेगा, वो एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब रूल क्या है, रूल ये है कि कॉस थीटा अगर पॉजिटिव होता है तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। देखो, कोशिश कर रहे हैं, एक वेक्टर ए एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर वो तो भाई ट्राइंगल लॉ बनाने की कोशिश करोगे तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, ट्राइंगल लॉ बनाने की कोशिश करेंगे तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, वेरी गुड। अब थोड़ा एएसटीसी रूल और कर लेते हैं। एएसटीसी रूल क्या है, एंगल के हिसाब से है, ये पढ़ा भी होगा किसी ने और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो जगह होती है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल के साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सब पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव। यहां पे साइन पॉजिटिव है, यहां टैन और यहां पे कॉस। ये सारे रूल आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, ऑल साइन टैन एंड कॉस। यहां पे एक रूल का एब्रिविएशन को एक्सपैंड कर दिया, बोला आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अभी स्कूल आपका खत्म हो गया, अब कॉलेज जाने की तैयारी है, तो नेक्स्ट ईयर आप पहुंच जाओगे, बहुत जबरदस्त कॉलेज में भी पहुंचोगे, उसके बारे में भी देख। ऑल साइन टैन एंड कॉस मतलब अगर एंगल थीटा 0 से 90 के बीच में है तो आप चिंता मत करो, साइन थीटा लिखो या कॉस थीटा लिखो या टैन थीटा लिखो, सभी आंसर को पॉजिटिव बोलोगे, सभी आंसर पॉजिटिव। लेकिन अगर एंगल थीटा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। इसमें साइन थीटा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस थीटा और टैन थीटा ये नेगेटिव आएंगे। साइन पॉजिटिव, ऐसे ही यहां पे टैन पॉजिटिव है और यहां पे कॉस पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है। अब बताओ, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं और कॉस थीटा आ गया तो कॉस थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के टर्म्स में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो माइनस लगाना पड़ेगा। आप समझना ध्यान से, अगर मैंने बोला कॉस 120 डिग्री तो आपको 120 का आंसर नहीं पता, आपको कॉस 60 का तो पता है। तो आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं कॉस 60 में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लगाएंगे, लेकिन बीच में माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि 120 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये आंसर नेगेटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से कन्वर्ट कर लो, माइनस कॉस 180 माइनस 120। ऐसे करोगे, 180 से माइनस करो, जो आंसर है उसी को लिखो, लेकिन माइनस अलग से लगा, ठीक है। मैं एक कोशिश करता हूं, मैंने बोला tan 150 का आंसर बताओ। आपको 150 का आंसर नहीं आता, आप उसको tan 30 लिख दो। tan 30 का आंसर लिख दो, इसको 180 से माइनस करो, जो एंगल है वही लिखो। लेकिन 150 किस क्वाड्रेंट का एंगल है? 150 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो उसके लिए माइनस साइन अलग से है। tan 150 इज tan 30 माइनस साइन अलग से। ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आगे फॉर्मूला जब लगाएंगे, ये वाला सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, तो रिजल्टेंट आर मान लो मैंने लिखा a माइनस बी। वैसे तो रिजल्टेंट आर यूज होता है a प्लस बी के लिए, लेकिन मान लो आर लिख दिया। अब इस आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, चलो नहीं लिखते हैं रिजल्टेंट, इसको सी लिख देते। तो सी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है।
हम लोग ए और माइनस बी ऐड कर रहे हैं, तो एंगल भी माइनस बी के साथ लिखना पड़ेगा, माइनस बी। आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। याद कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। प्लस कर रहे हैं तो प्लस 2ab cos थीटा, माइनस कर रहे हैं तो माइनस 2ab cos थीटा। प्लस किया तो प्लस 2ab cos थीटा, माइनस किया तो माइनस 2ab cos थीटा। अगर यहां पे एंगल के लिए भी फॉर्मूला निकालें तो tan अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। नोट कर लो भाई। माइनस cos थीटा कैसे हो गया? क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, sin 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है। तो न्यूमरेटर में साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दिया है, डिनोमिनेटर में माइनस बी cos थीटा को, मतलब बी cos थीटा को माइनस बी cos थीटा लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये तो हमने सीख लिया, दो वेक्टर को ऐड करना भी सीख लिया, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया है, ठीक है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग है, इसको भी आप अलग अलग बुक से, मतलब ये जो एनसीईआरटी, इससे जरा आज वेक्टर के क्वेश्चंस आप एक बार चेक करना। डीपीपी आज जो आएगा आपके पास, बहुत बढ़िया डीपीपी आएगा, उसके सवाल थोड़े से अपर लेवल होंगे। कल का डीपीपी बहुत ही इजी रखा था मैंने जानबूझ के। अभी आज का डीपीपी में थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा चैलेंज आज मिलेगा, और मतलब शाम तक वीडियो सोल्यूशन में मैं आपको दूंगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दो भाई इसमें पढ़ने में, है ना, ठीक है। बहुत सारे मैसेज करने की जरूरत नहीं, केवल इस पे फोकस कीजिए कि क्या हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, है ना, ठीक है। बहुत देखो, आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई देंगे, आएंगे, कुछ लोग डिस्टर्ब करेंगे, कुछ लोग और भी परेशान करेंगे, और दुनिया भर की और भी आपके रिश्तेदार, आपके चारों तरफ के लोग, बहुत सारे लोग आपको चैलेंज क्रिएट करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपना फोकस पढ़ाई पे बनाए रखना है। कैसे? देखो, रात में हर दिन, ध्यान से सुनना, अभी मैं जो बात बता रहा हूं वो पढ़ाई से थोड़ा आगे की बात है, उसको फॉलो करना है आपको, आज से ही फॉलो करना है। आज रात में जब सोने जाओ, उसके 10 मिनट 15 मिनट पहले आप एक बार टाइम टेबल बनाना आज का। आज रात में कल के लिए एक टाइम टेबल बनाना, और टाइम टेबल में क्या लिखना कि कल किस किस टाइम क्लास के अलावा, जैसे हमारी क्लास होती है 10 बजे से 3 बजे तक, तो इसके अलावा जो टाइम है उसमें आप किस किस टाइम पे क्या क्या पढ़ोगे। लेकिन अगर आप सुबह पढ़ते हो, जैसे मान लो, एक मिनट, एक बच्चा -2ab कौन, नहीं, बी का देखो, यहां पे अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में बी को कभी माइनस बी नहीं लिखते, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड तो बी ही रहता है। जैसे मैंने कोई बोला एक वेक्टर है 10 i कैप और दूसरा वेक्टर है -10 i कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड -10 नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड 10 है, i कैप और -i कैप डायरेक्शन है। तो यहां पे b की जगह b ही लिखा है, यहां भी b की जगह b लिखा है, बट एंगल की जगह cos 180 माइनस थीटा लिखा है, क्योंकि a और b के बीच के एंगल अगर थीटा था तो a और माइनस b के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। हाँ, अभी लंच की बात करेंगे भाई, मुझे भी भूख लग जाती है, रुक जाओ। मैंने ये बोला कि अगर आप आज रात में पढ़ने बैठ रहे हैं तो पहले तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा ये जो मैसेज है उसको रोको। अगर आप पढ़ने बैठे और आपको लास्ट में, यानी कि जब सोने जा रहे हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे लेट नाइट, कैसे ज्यादा देर तक पढ़ना होता है, कैसे
बनता है मोमेंटम पढ़ने का। आप ना आज रात में कल का टाइम टेबल बनाना एक, और आइडियल मत बनाना, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना। मतलब अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी, अगर 4 घंटे 5 घंटे करते हैं, उतना ही बनाना। ऐसे नहीं कि हवाई बना दिया, कल मैं फोड़ दूंगा, कल मैं सूद दूंगा, कल मैं दुनिया उठा दूंगा, ऐसे नहीं करना है। आपको जो नॉर्मल लग रहा है कि भाई इस टाइम मैं उठता हूं, इस टाइम से इस टाइम तक हमको ये पढ़ाई करनी है, उसके बाद ये करनी है, ये करनी है। सुबह जिस टाइम भी आप उठते हो कोशिश करो जल्दी उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 5:30 उठ जाओ, उससे पहले मत उठो। 5-6 बजे मान लो आप उठते हो, या 7 बजे भी उठते हो, तो जो पहली पढ़ाई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी नेक्स्ट डे के टाइम टेबल में जो आपने अपने टॉपिक्स डाले हैं, उस टॉपिक्स में जो सबसे डिफिकल्ट लग रहा है उसी को पहले सूद दो। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एक तरह का टक्कर मारने वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कभी भी नेक्स्ट डे की तैयारी करें, आप देखना नॉर्मली बच्चे कैसे करते हैं और कहते हैं सर टाइम टेबल बनाया, हमारे से टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी जब पहली बार पढ़ोगे, अगले दिन पहला पढ़ोगे, और पहली चीज जो पढ़ोगे उसमें आप सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट जो नेक्स्ट डे के टाइम टेबल में उसी को रखो। अगर सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट आपसे पहले में ही हो जाएगा तो आपका दिन आगे आपके कंट्रोल में रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही पहले पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट वाला जो पार्ट है वही पहले पढ़ना है, और इजी वाले पार्ट्स आपको बाद में पढ़ने। तीनों सब्जेक्ट में जो भी आपको लग रहा है कि भाई ये वाला असाइनमेंट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है और सुबह करना है मुझे, 3 सब्जेक्ट में ये वाला चैलेंजिंग लग रहा है, इसको हम पहले करें, फिर उसके बाद लेस डिफिकल्ट, उसके बाद। क्योंकि अगर पहला डिफिकल्ट वाला आपने आसानी से करा या पहला कर लिया क्योंकि सबसे ज्यादा जोश है, तो फिर थके हाल में, यानी कि बाद में जब माइंड थक भी जाएगा, इजी वाले बाद में आराम से कर लोगे। लेकिन अगर तुम इजी वाले में अपनी सारी एनर्जी खर्च करोगे तो फिर आगे चल के जब डिफिकल्ट आएंगे तो वो छूट जाएंगे। इसलिए ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करो, एग्जाम में उल्टा करना होता है। एग्जाम में पहले इजी क्वेश्चंस ढूंढ के करने होते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में टाइम कम लग रहा है। एग्जाम में टाइम की लिमिटेशन होती है, घर पे नहीं। तो घर पे अगर 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमको पहले डिफिकल्ट टास्क करने हैं, फिर इजी, फिर इजीएस्ट, इस तरह से। दूसरा, रात में जब आप पढ़ने बैठते हैं, रात में बैठते हैं पढ़ने, तो रात में ना भयंकर नींद आती है। किसी को आती है क्या? रात में खाना खाते ही बोलो, रात में खाना खाते ही नींद आती है किसी को? रात में पढ़ने बैठे, अरे रात में सोचते हैं सुबह पढ़ेंगे, सुबह में सोचते हैं रात में पढ़ लेंगे। बोलो, देखो मैंने ये सब काम किया हुआ है, मैं खुद सेलेक्ट हुआ हूं, और मैंने जो बच्चे पढ़ाए हैं उनकी भी बड़ी टॉप रैंक आई है, चाहे रैंक 7 हो, 19 हो, 31 हो, 32 हो, 61 हो, 81 हो, या 90 हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे, अभी लास्ट ईयर ही 7th रैंक आई थी मेरे स्टूडेंट की, उससे पहले 19 आई थी। कहने का मतलब ये है, अगर आप रात में पढ़ते हैं, कट 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 मैसेज आ रहा है, अगर रात में पढ़ते हैं और आपको नींद आती है तो उसको कैसे डील करना है? कैसे डील करना? नींद तो नेचुरल प्रोसेस, कैसे डील करना? सबसे आसान तरीका, 2 बातें करनी है। पहली, अगर नींद आती है आपको, किसी को आती है, किसी को नहीं भी आती है, पहले आपको अगर नींद ज्यादा आ रही है तो आपको हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड यानी पानी की बोतल लो, साथ में रखो और पानी पीते चलो, जैसे मैं पी रहा हूं, ऐसे थोड़ा सा पानी पीना है। हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा, एक सिप, 2 सिप पानी पीना है। जो बॉडी हाइड्रेटेड होती है उसमें आलस कम, नींद कम आती। दूसरी, जब आप थोड़ा पानी पीते रहोगे तो आपका ब्लैडर फुल हो जाएगा। ब्लैडर फुल होगा, लेकिन बहुत ब्लैडर भरो नहीं, बहुत सारा पानी मत पियो, थोड़ा थोड़ा पियो, ब्लैडर फुल होता रहेगा। जिसका ब्लैडर फुल रहता है उसको थोड़ी थोड़ी सुसु आती है, थोड़ी थोड़ी आती, मतलब आ रही होती है, थोड़ा प्रेशर बन रहा होता है कि अरे टॉयलेट जाना ऐसे। लेकिन जब टॉयलेट जाने का प्रेशर होता है तो नींद नहीं आती। कभी भी आप सोचना, रात में कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हो, अगर आपका ब्लैडर फुल हो गया है तो आपकी आंख खुल जाएगी, आप टॉयलेट चले जाओगे। छोटे बच्चे अलग होते हैं। तो आप समझो, अगर बॉडी को थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखें और थोड़ा ऐसा मोमेंटम रखें कि हल्का सा टॉयलेट का प्रेशर बना रहे, तो कभी नींद नहीं आएगी।
तो जिस मोमेंट में आपने देखा होगा रात में आपको ऐसे 15-20 मिनट होते हैं बच्चों, जिसमें सबसे ज्यादा नींद आती है खाने के 15-20 मिनट के बाद या हाफ एन आवर के बाद, उस टाइम पे आप अपने इस ब्लैडर फुल करने वाले चीज को फॉलो करो। नींद एक बार उड़ गई तो टॉयलेट हो जाओ, उसके बाद फिर बैठो, फिर पानी पीते रहो, थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब फिर इसके बाद आप आराम से 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। तो आई एम श्योर आपको जो मैंने तरीका बताया, ये मैंने खुद आजमा के देखा है, मुझे नींद नहीं आती, फिर आप पानी पीते रहिए, नहीं आएगी, नहीं आती, नहीं, ठीक है। और लेट नाइट बहुत देर तक भी पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन पूरी पूरी रात नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर अगले दिन में क्लास में कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है। आज से कोशिश करो, बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा कि कैसे लॉन्ग आवर्स 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं बिना उठे और बिना थके। वो कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। हर क्लास में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, जिससे कि आप धीरे धीरे उसको फॉलो कर पाए। आज से टाइम टेबल बनाने वाला फॉलो करना। मैं आपको नेक्स्ट वीक में ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से टाइम टेबल में क्या चीज लिखनी है। मैंने खुद फॉलो किया है, सक्सेसफुल रहा हूं। बहुत एवरेज स्टूडेंट के हालात से मैं आईआईटी सेलेक्ट हुआ। मतलब मैं अपने क्लास में बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मेरा कोई क्लास में रैंक नहीं था, कोई बोर्ड में टॉपर नहीं था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट। मे बी आप लोग, कई लोग मेरी तरह रहे होंगे, जिनका शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी कि हम बहुत टॉपर थे बचपन से और हम धुआं उठाते थे और बच्चे मेरे पैर छूते थे, कुछ नहीं, कोई मुझे नहीं मानता था, लेकिन धीरे से सरसराते हुए सेलेक्ट हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बढ़िया लगा। ये फॉर्मूले 2 हमने कर लिए। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के सवाल में आज आपको डीपीपी में भेजूंगा, एक एक करके करना। नेक्स्ट टाइम कंपोनेंट करना सीखेंगे और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत एनर्जी नहीं लगाएंगे, नहीं ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे फिजिक्स में वो ज्यादा काम आ भी नहीं रहे, केवल नॉलेज होना चाहिए। और कंपोनेंट में थोड़ा सा हम काम करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट हमारे काम इमीडिएटली आएंगे, यानी कि अगले चैप्टर्स में हमें कंपोनेंट पे कंपोनेंट ही बात करना है। ठीक है, बाय बाय। ऑल राइट, फिर मिलते हैं कल। चक दे फट्टे, धुआं उठा दो।